आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे चुंबकत्व एवं गॉस का नियम। कह रहा है अध्याय 1 में हमने स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए गॉस के नियम का अध्ययन किया था। तो जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी में दिया था वहाँ हमने गॉस लॉ पढ़ा था, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत के लिए था, यानी कोई आवेश या आवेशित पार्टिकल एक स्थिर मतलब गतिमान ना हो, स्थिर हो, तो उसके लिए गॉस का नियम पढ़ा था। कह रहा चित्र 5.2c में हम देखते हैं कि पहले द्वारा अंकित बंद गॉस सतह से क्षेत्र रेखाओं की जितनी संख्या बाहर आती है उतनी ही इसके अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखिए जो हम फिगर देख रहे हैं, इसको इंग्लिश वाले में देखते हैं। तो जो ये फिगर देख रहे हैं, तो इसके सरफेस से जितनी रेखाएं आ रही हैं उतनी ही इधर से बाहर निकल के जा रही हैं। तो वही कह रहा है कि इस बात की इस तथ्य से संगति बैठती है कि सतह द्वारा परिवेष्टित कुल आवेश का परिमाण शून्य है। तो जाहिर सी बात है, जितनी क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं उतनी बाहर निकल के जा रही हैं। इसका मतलब इसको इस तरह समझिए कि जैसे कोई पाइप है, उसमें पानी है, तो पानी जितना आ रहा है उतने बाहर निकल जा रहा है। इसका मतलब उस पाइप पर कोई भी पानी नहीं रुकेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इस बात से कि जितनी क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उतनी ही बाहर निकल जाती हैं, यानी बाहर निकलने वाली और प्रवेश करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना आई उतना चली गई, तो भीतर क्या बचा? कुछ नहीं। तो इस बात की तथ्य के से संगति बैठती है कि सतह द्वारा परिवेष्टित कुल आवेश का परिमाण शून्य है। इसका मतलब सतह पर कोई भी आवेश नहीं है, मैग्नीट्यूड 0 है। किंतु उसी चित्र में बंद सतह सेकंड जो किसी धन आवेश को घेरती है के लिए परिणामी निर्गत फ्लक्स होता है। लेकिन अगर इसी सतह पर कोई धन आवेश रख दिया जाए और धनावेश को घेरती है अगर बंद सतह, तो फिर परिणामी निर्गत फ्लक्स हमारा 0 नहीं होगा, उसका कोई मान होगा। तो इन दो बातों को हमें ध्यान देना है। तो कह रहा है यह स्थिति उन चुंबकीय क्षेत्रों के लिए पूर्णतः भिन्न है जो संतत हैं और बंद लूप बनाते हैं, यानी जो कंटिन्यूअस है और क्लोज्ड लूप बनाते हैं। तो स्थितियां दो हमारे पास हैं। एक तो वो स्थिति है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आती हैं और निकल जाती हैं, तो उस बंद पृष्ठ में जो परिणामी आवेश है यानी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का, वो शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंद सतह है या कोई आवेश है, मान लीजिए धन आवेश है, उसको बंद सतह से घेर दिया जाए तो उसका कोई रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। तो वही कह रहा है कि चित्र 5.2a व 5.2b में फर्स्ट तथा सेकंड द्वारा अंकित गाउसी सतहों का निरीक्षण कीजिए। तो दो चित्र हैं हमारे पास, 5.1a और 5.1b। यहाँ पर देखिए केवल एक ही फिगर दिया गया है, दूसरा कोई फिगर यहाँ पर नहीं है। इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में भी कोई दूसरा फिगर नहीं है। तो ये कुछ एनसीईआरटी में अभी चूँकि जल्दी जल्दी छापी गई है तो कुछ कमियां हैं। तो 5.2, अच्छा ये पीछे की बात कर रहा है, ये 5.5 फिगर है। 5.2a और 5.2b देखते हैं। तो ये देखिए 5.2a है और 5.2b है। तो ये हमारा दंड चुंबक है और ये धारावाही प्रणालिका है और ये डाइपोल है, द्विध्रुव है।
जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं उतनी पूरी इस पर निकल जा रही हैं। तो जितनी आ रही हैं उतनी निकल जा रही हैं, यानी इसके अंदर परिणामी विद्युत आवेश शून्य होगा। अब ये बी वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चित्र 5.2 व 5.2 बी में पहले तथा सेकंड द्वारा अंकित गाउसी सतहों का निरीक्षण कीजिए। आप पाएंगे कि सतह से बाहर आने वाली बल रेखाओं की संख्या उससे अंदर प्रवेश करने वाली संख्या के बराबर है। बल रेखाओं यहाँ पर यूज कर रहा है, क्षेत्र रेखाओं नहीं। इसका मतलब अगर कोई आवेशित चार्ज रखेंगे तो उसी दिशा में गमन करेगा। तो यहाँ पर देखिए जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से गुजर रही हैं इधर उतनी ही निकल रही हैं, इसमें भी जितनी आ रही हैं उतनी ही निकल रही हैं, दोनों बराबर हैं। कह रहा है दोनों ही सतहों के लिए कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य है और यह बात किसी भी बंद सतह के लिए सत्य है। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा 5A और 5B है इन दोनों सतहों के लिए चुंबकीय फ्लक्स शून्य है और ये किसी भी बंद सतह के लिए सत्य है। तो इसको बस आप मोटी भाषा में इतना समझिए कि हमें ये ध्यान देना है कि जितना पानी आ रहा है उतना बाहर निकल जा रहा है किसी नल से, तो भीतर पानी बचेगा ही नहीं, तो परिणामी विद्युत आवेश शून्य हो जाएगा। ऐसे ही समझिए। अब देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये सतह बनाई गई है 5.5। तो यहाँ पर देखिए फिगर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई जा रही हैं बी, और ये एक सतह है और ये सतह से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है जिसको एन कैप लिखा गया है, और सतह का क्षेत्रफल डेल्टा एस है, और जो यूनिट वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनके बीच एंगल थीटा है। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं, फिर ये गाउस की जीवनी पढ़ेंगे। तो कह रहा है किसी बंद सतह यस का एक छोटा सदिश क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस लीजिए। सदिश क्षेत्रफल अवयव ध्यान दीजिए जैसा कि चित्र 5.5 में दर्शाया गया है, जैसा हमने अभी इसमें देख लिया। ये चित्र हमारे पास 5.5। तो कह रहा है कि डेल्टा एस से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बी इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस हो जाता है। तो डेल्टा फाई बी इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस, जहाँ बी डेल्टा एस पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ध्यान दीजिए कि डेल्टा एस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है डेल्टा फाई बी वो हमारा बी डॉट डेल्टा एस है, जहाँ बी डेल्टा एस पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये फार्मूला निकल के आ गया। हम यस को कई छोटे छोटे अवयवों में बांट लेते हैं और उनमें से प्रत्येक से गुजरने वाले प्रश्नों के मान अलग अलग निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए जैसे बी है, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये की हमारे पास नोट है और 10 नोट हैं, तो पूरे 100 रुपये हो गए। तो 100 कैसे आया हमारे पास? 100 आया कैसे? तो 100 इस प्रकार से आया कि 10 में हमने 10 का गुणा कर दिया, तब 100 आया। तो इसी प्रकार बी फ्लक्स है और कितने क्षेत्रफल में है? डेल्टा एस में है। तो टोटल कितना है? अरे ये बी चुंबकीय क्षेत्र है और पूरे क्षेत्रफल कितना है? डेल्टा एस सदिश क्षेत्रफल। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डेल्टा फाई बी। तो वो आ जाएगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स। तो इसको उसी तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए पाइप है और पाइप से पानी गुजर रहा है, तो जितना पानी आएगा उतना जाएगा। तो ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये वाला, इससे कितने
पानी की धाराएं गुजर रहे हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो वही हमारा पानी का फ्लक्स होगा। तो इसी प्रकार इस क्षेत्रफल से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं एकांक पृष्ठ से, वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो पृष्ठ कितना है डेल्टा एस, चुंबकीय रेखाएं कितनी है बी, या चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स निकल आएगा, तो वही यहाँ पर किया जा रहा है। अब कह रहा है अगर डेल्टा एस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं, तो कह रहा है कि हम यश को कई छोटे छोटे अवयवों में बांट लेते हैं और उनमें से प्रत्येक से गुजरने वाले फ्लक्सों के मान अलग अलग निकालते हैं। तब कुल फ्लक्स कितना होगा, फाई बी का मान, यहाँ डेल्टा फाई बी था, कुल फाई बी हो जाएगा। तो फाई बी इक्वल टू जितने छोटे टुकड़े हैं सबको जोड़ दिया गया, यानी समेशन। यहाँ पर देखिए आल यानी सभी, तो सभी हो जाएंगे डेल्टा फाई बी, जितने छोटे छोटे टुकड़े हैं। छोटे टुकड़े के लिए था और ये छोटा टुकड़ा हमने लिया था पूरे क्षेत्रफल का एक तरह से। तो अब ये सभी हो जाएंगे, तो डेल्टा फाइव इक्वल टू बी डॉट डेल्टा एस, ये हो जाएगा हमारा जीरो टोटल फ्लक्स। क्यों? क्योंकि जितनी क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतनी निकल जा रही है, तो इसलिए टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ सभी का अर्थ है कि सभी क्षेत्रफल अवयव डेल्टा एस, यानी जैसे आलू है उसकी छोटी छोटी चिप्स काट ली जाए और पूरी चिप्स, तो डेल्टा एस एक छोटा टुकड़ा है और सभी डेल्टा एस का मतलब है छोटे टुकड़ों का जितने भाग हैं। इसकी तुलना इस वैद्युत स्थितिकी के गॉस के नियम से कीजिए। अब जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी वाले चैप्टर में गॉस का नियम पढ़े थे, तो उससे अगर हम इसकी तुलना कर दें तो जहाँ एक बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या था, ये सभी आल ई डॉट डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जैसा वहाँ था वैसे यहाँ है, बस वहाँ विद्युत बल रेखाएं थी, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जहाँ क्यू बंद सतह द्वारा परिबद्ध आवेश, जो क्यू है हमारा ये बंद सतह द्वारा क्लोज्ड सरफेस, बंद सतह द्वारा परिबद्ध यानी बंधा हुआ आवेश है। चुंबकत्व एवं स्थिर वैद्युतिकी के गॉस के नियमों के बीच का अंतर इसी तथ्य की अभिव्यक्ति है कि पृथक चुंबकीय ध्रुवों, जिन्हें एक ध्रुव भी कहते हैं, का अस्तित्व नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में डाईपोल होता था, द्विध्रुव, एक प्लस ध्रुव एक माइनस ध्रुव, लेकिन यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव की अगर बात करेंगे तो एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम लोग अलग अलग रख सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बी का कोई उद्गम या अभिगमन नहीं होता। ध्यान दीजिए, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी कोई ओरिजिन नहीं होती, कोई इसका इंसर्शन नहीं होता, यानी ना उत्पत्ति है और ना ही अभिगमन। तो इसको ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि there are no source or sink of B, the simplest magnetic element is a dipole or a current loop। तो कह रहा है कि the difference between the Gauss law of magnetism and that for electrostatics is a reflection of the fact that isolated magnetic poles, also called monopole, are not known to the exist। तो एक पोल नहीं होगा मैग्नेटिक पोल जिसे कहेंगे। देयर आर नो सोर्स आर सिंक ऑफ बी, तो कोई सोर्स या सिंक नहीं होता है बी यानी चुंबकीय क्षेत्र के लिए। द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज ए डाईपोल और ए करंट लूप। तो अगर सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट देखें तो वो डाईपोल होगा, इसी को हम लोग करंट लूप भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सरलतम चुंबकीय अवयव एक द्विध्रुव या धारा लूप है।
तो सरलतम चुंबकीय अवयव एक द्विध्रुव या धारा लूप। सभी चुंबकीय घटना एक धारा लूप एवं या द्विध्रुव व्यवस्था के रूप में समझाई जा सकती है। तो सभी चुंबकीय परिघटना एक धारा लूप एवं या द्विध्रुव व्यवस्था के रूप में समझाई जा सकती है। तो द्विध्रुव या धारा लूप, करंट लूप के माध्यम से हम इन सारी घटनाओं को समझा सकते हैं। अब देखें, कह रहा है कि चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। यही हमारा चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम हो जाएगा। किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, ध्यान दीजिए। अब गाउस साइंटिस्ट जिन्होंने नियम दिए थे उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, कार्ल फ्रेडरिक गाउस 1777 से 1855 तक इनका जीवन रहा। वे एक विलक्षण बाल प्रतिभा थे, यानी बचपन से ही इनमें एक अलग तर्क शक्ति थी। गणित, भौतिकी, अभियांत्रिकी, खगोल शास्त्र और यहाँ तक कि भू सर्वेक्षण में भी उनको प्रकृति की अनुपम देन थी। संख्याओं के गुण उनको लुभाते थे और उनके कार्य में उनके बाद आने वाले जमाने के प्रमुख गणितीय विकास का पूर्वाभास होता है। 1833 में विल्हेम बेल्सर ने के साथ मिलकर उन्होंने पहला विद्युतीय टेलीग्राफ बनाया। वक्र पृष्ठों यानी टेढ़े मेढ़े पृष्ठों से संबंधित उनके गणितीय सिद्धांत ने बाद में रीमन द्वारा किए गए कार्य की आधारशिला रखी। तो ये उनका जीवन परिचय है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उनको करने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण 5.3 है, कह रहा नीचे दिए गए चित्रों में से कई में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलत दर्शाई गई हैं। चित्रों में मोटी रेखाएं जो दिखाई गई हैं चुंबकीय रेखाएं, पहचानिए कि उनमें गलती क्या है। इनमें से कुछ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक ठीक दर्शाई गई हैं, बताइए वे कौन से क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ये हमारा क्वेश्चन 5.3 है, तो इसमें जो ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में से कई में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गलत दर्शाई गई। चित्रों में मोटी रेखाएं जो दी गई हैं, पहचानिए कि उनमें गलती क्या है। इनमें से कुछ में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ठीक ठीक से दर्शाई गई हैं, बताइए वे कौन से चित्र हैं। तो ये जो चित्र दिए गए हैं इनमें से कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं, वो हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वाला फिगर है इसमें ये एक राड है और इस राड में ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इस तरह दिखाई गई हैं बाहर को जाती हुई। अगर हम देखें तो इधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इधर भी बाहर निकल रही हैं। जबकि गाउस ने क्या बताया था कि जो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। तो शून्य कब होगा? जब इधर से रेखाएं आती और इधर को निकल के जाती।
इसमें इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये फिगर हमारा गलत है। तो इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ये फिगर गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बिंदु से इस प्रकार नहीं निकल सकती जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसी बंद सतह पर B का कुल फ्लक्स हमेशा शून्य होना चाहिए, अर्थात चित्र में जितनी क्षेत्र रेखाएं सतह में प्रवेश करती हैं उतनी ही बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इधर भी बाहर निकल रही हैं, इधर भी बाहर निकल रही हैं। एक तरफ से प्रवेश करना चाहिए, एक तरफ से निकलना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है दिखाई गई क्षेत्र रेखाएं वास्तव में एक लंबे धनावेशित तार का विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। एक लंबा धनावेशित तार होगा तो उसका विद्युत क्षेत्र ये प्रदर्शित करेंगे, ना कि चुंबकीय क्षेत्र। तो धनावेशित कोई तार होता है तो अगर एक पॉइंट पे लिया जाए तो हम पढ़े थे कि धनावेश में चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो बाहर निकल रही हैं। तो ये धनावेशित कोई रॉड हो, उसका एक पॉइंट लिया जाए तो उसकी विद्युत बल रेखाएं तो इस तरह हो सकती हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर बनाते थे कोई पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस तरह से, तो इससे बाहर की ओर निकलती थी, ऐसे ऐसे बाहर निकलती थी। और जब निगेटिव चार्ज होता था तो इसमें ऐसे प्रवेश करती थी इस तरह से। ये हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। तो इस तरह से बनता है। तो कुल मिलाकर के ये गलत हो गया। तो सही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसा चित्र 4 में अध्याय 4 में बताया गया है, सीधे तार को चारों ओर से घेरने वाली वृत्तों के रूप में है। तो सीधे तार को घेरने वाले वृत्त के रूप में होंगी, तब ये सही होंगी, ना कि इस तरह। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं है। तो पहला वाला हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा फिगर है बी, इम्पटी स्पेस मतलब खाली जगह है, तो वहाँ पर ये इस तरह से दिखाया गया है। तो ये भी गलत है, ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तरह ही कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो किसी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पर कटान बिंदु होगा तो वहाँ पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए काट रही है, इधर वाली एक दूसरे को काट रही है, ये इधर गई, ये इधर गई, तो ये कटान बिंदु है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यथा कटान बिंदु पर क्षेत्र की दिशा संदिग्ध हो जाएगी। चित्र में एक गलती और भी है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुक्त आकाश में कभी भी बंद वक्र नहीं बना सकती। एक गलती और है चित्र में कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुक्त आकाश में कभी भी बंद वक्र नहीं बना सकती। तो इसमें देखिए ये जो बंद वक्र दिखा रहा है, ये क्लोज लूप, इस तरह फ्री स्पेस में या इम्पटी स्पेस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी एक गलती है। तो वही कह रहा है कि चित्र में एक गलती और भी है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुक्त आकाश में कभी भी बंद वक्र नहीं बना सकती। अब कह रहा है कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बंद लूप को निश्चित रूप से एक ऐसे प्रदेश को घेरना चाहिए जिसमें से होकर धारा प्रवाहित हो रही हो। इसके विपरीत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बना सकती, ना तो मुक्त आकाश में और ना ही तब जब लूप आवेश को घेरते हैं। तो दो कंडीशन में बंद लूप नहीं बन सकते, जब मुक्त आकाश में हो यानी फ्री स्पेस में, और ना ही तब जब लूप आवेश को घेरते हैं। जब लूप किसी आवेश को घेरेगा तब भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है, इसको ध्यान देना। ये दो घटना, तो ये भी गलत हो गया। अब सी वाले को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं।
तो सी वाले में देखिए, ये सी वाला है। अब देखिए इसमें सी वाले में इस तरह से धारा लूप ये बनाए गए हैं, तो इनमें इस तरह से इसके चारों ओर इस तरह से इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं। तो हमने पढ़ा था कि जैसे कोई ये तार है, तो इस तार के चारों ओर जो है ये तार है, तो ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलती हैं इस तरह से आगे पढ़ेंगे, करंट करेंगे लूप में, तो सेम उसी तरह यहाँ पर बनाया गया है। इसका मतलब ये हमारा फिगर सही है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ठीक है, चुंबकीय रेखाएं पूर्णतः एक टोरॉयड में समाहित है। टोरॉयड का मतलब अनंत लंबाई की धारावाही प्रणालिका यानी सोलिनॉइड। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा बंद लूप बनाने में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लूप एक ऐसे क्षेत्र को घेरते हैं जिसमें से होकर धारा गुजरती है। तो देखिए ये करंट जा रहा है, ये तीर दिखाया गया है इस तरह से, तो इसमें पूरा ऐसे ऐसे करके ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं, तो बंद लूप बना रहे हैं। तो वही कह रहा है, ध्यान दीजिए कि चित्र में स्पष्टता लाने के लिए ही टोरॉयड के अंदर मात्र कुछ क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं। तथ्य यह है कि टोरॉयड के फेरों के अंदर के संपूर्ण भाग में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है। तो यहाँ सारी जगह चुंबकीय क्षेत्र होगा, कि कुछ ही दिखाया गया है, इसलिए कि फिगर समझ में आ जाए। तो ये हमारा ठीक है। अब डी वाला फिगर देखते हैं। तो पहले देखते हैं बना कैसा है। ABC, ये डी वाला फिगर है इस तरह से। अब देखिए जो डी फिगर है इसमें बहुत सारे तार हैं, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो इनके चारों ओर जो है ऐसे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। तो पहली बात तो पास बहुत बनाया है, थोड़ा दूर होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर जगह छूटी है, एक गलती तो ये कर दी है, दूसरी गलती ये कर दी है कि जैसे ये सिरा फ्री है, ये सिरा फ्री है, ऐसा नहीं है, पूरा बंद पास होना चाहिए। मतलब ये सिरा यहाँ से कभी ये टूटेगा नहीं, क्रम पूरा ऐसे ऐसे होना चाहिए और थोड़ा दूरी से होना चाहिए। तो ये गलती है, ये सिरा जो फ्री है ये सिरा फ्री है, फ्री नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है थोड़ा ये जो तार के ज़्यादा पास बना दिया है, थोड़ा और दूर होना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा दूर से बनाया गया है, तो ये कुछ कमी है। तो देखिए कह रहा है कि गलत है, परिनालिका की क्षेत्र रेखाएं इसके सिरों पर और इसके बाहर पूर्णतः सीधी और सिमटी हुई नहीं हो सकती। जैसे ये सीधा कर दिया यहाँ ये सीधा नहीं हो सकता, और इतनी सिमटी हुई यानी पास पास नहीं हो सकती। और क्या गलती है, कह रहा है ऐसा होने से एम्पियर का नियम भंग होता है। ये रेखाएं सिरों पर वक्रित हो जाना चाहिए और इनको अंत में मिलकर बंद पास बनाना चाहिए। तो ये सिरों पर ऐसे मुड़ करके मुड़ना चाहिए, और दूसरी बात बंद पास बनाना चाहिए, क्लोज लूप, ना कि ये फ्री सिरा रहेगा। इसलिए ये फिगर हमारा गलत हो जाएगा। अब ई वाला विकल्प आ जाता है हमारा, तो ई को देखते हैं। ये ई, तो ई तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कोई बार मैग्नेट है, तो इसमें एक तरफ से क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, दूसरी तरफ से निकल रही हैं, और यहाँ पर देखिए एक ऐसे आ रही है बाहर, तो ऐसे ये बंद पास भी बना रही है, ये बंद पास, इधर को भी बंद पास बने हुए हैं। तो इसका मतलब ई वाला हमारा करेक्ट है। तो अब देखिए ई वाले में देखते हैं, कह रहा है सही है। तो सही है, कह रहा है एक क्षण चुंबक के अंदर एवं बाहर दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अंदर क्षेत्र की दिशा पर अच्छी तरह ध्यान दीजिए। सभी क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से नहीं निकलती और ना ही दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। कह रहा है एन ध्रुव एवं यस ध्रुव यानी
नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चारों तरफ क्षेत्र के कारण कुल फ्लक्स शून्य होता है। इस बिंदु पर ध्यान दीजिए, कह रहा है सभी क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से नहीं निकलती और ना ही दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए निकल रही है इस तरह से, और यहाँ पर ये बंद लूप बना रही हैं। तो यहाँ पर देखिए आती हुई निकल नजर आ रही, यहाँ पर निकलती हुई, लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से घुमाव है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा यहाँ भी क्षेत्र रेखाएं हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि सभी क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से नहीं निकलती और ना ही दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती। एन ध्रुव एवं एस ध्रुव के चारों तरफ क्षेत्र के कारण कुल फ्लक्स शून्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि निकलने वाली और आने वाली क्षेत्र रेखाएं बराबर हैं, तो कुल फ्लक्स हमारा 0 होगा। अब देखिए एफ वाला फिगर देखते हैं। तो यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती नजर आ रही हैं, यहाँ पर निकलती नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दिशा उलट दिया है, ये दिशा उलट दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी जा रही हैं उतनी निकले और बीच में ये उल्टी दिशा हो जाए, ऐसा संभव नहीं। इससे कुल क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स शून्य नहीं होगा। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कह रहा है। कह रहा है ये गलत है फिगर, संभावना यही है कि ये क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित नहीं करती है। ऊपरी भाग को देखिए, सभी क्षेत्र रेखाएं छायांकित प्लेट से निकलती जान पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए सब निकल रही हैं, तो यहाँ पर देखिए निकलती प्रतीत हो रही हैं। कह रहा है इस प्लेट को घेरने वाली सतह से गुजरने वाले क्षेत्र का कुल फ्लक्स शून्य नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में ऐसा होना संभव नहीं है। दिखाई गई क्षेत्र रेखाएं वास्तव में धनावेशित ऊपरी प्लेट एवं ऋणावेशित निचली प्लेट के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसा हमने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र रेखाएं हैं हमारी, वो क्षेत्र रेखाएं यहाँ से निकलती प्रतीत होती हैं। इसका मतलब ये धन प्लेट यहाँ पर आती प्रतीत होती है, इसका मतलब ये ऋण प्लेट है। चित्र 5.6 ई एवं एफ, चित्र 5.6 ई एवं एफ। ये कोई 5.6 फिगर होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है चित्र 5.6 ई एवं एफ के बीच के अंतर को ध्यानपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तो 5.6 ई और एफ जो फिगर होंगे उनको हम लोग समझेंगे। तो देखिए 5.5 फिगर है ये वाला, तो इसका मतलब 5.6 यही फिगर होंगे। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है 5.6, तो इसको समझते हैं ई और एफ को। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर से आ रही हैं, इधर निकल रही हैं, जबकि इसमें इधर से आ तो रही है इधर निकल रहे हैं, लेकिन ये बात बीच में तीर उल्टा हो गया है, ये देखिए। तो ये अंतर हमको समझना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बंद पास बनाना चाहिए ऐसे मिल करके, जैसे यहाँ पर बनाई है, तो यहाँ पर वो स्थिति भी नहीं बन रही है। तो इसका मतलब इसी वजह से ये एफ वाला हमारा गलत हो गया। अब देखिए ये जी आ जाता है, ये कोई चुंबक है, इसके ये नॉरेस पोल है। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्र रेखाएं बनाई गई हैं एनॉरेस पोल में, इस तरह से बना दिया है, इस तरह से ये एनॉरेस पोल है किसी का। तो इस तरह से क्षेत्र रेखाएं नहीं बनती। क्षेत्र रेखाएं देखिए यहाँ पर ऐसे बनी हुई हैं चुंबक की वजह से, तो इस तरह सीधी नहीं हो सकती हैं, सीधी सीधा बना दिया है ऐसे ऐसे। तो वही देखिए कह रहा है कि ये फिगर गलत है। दो ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सिरों पर ठीक सरल रेखाएं नहीं हो सकती, सिरों पर मुड़ी हुई होती हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे मुड़ी हुई हैं, यहाँ पर एकदम सीधा सीधा बना दिया है। तो ऐसा नहीं संभव है कि ऐसे तीर जैसे सीधी सीधी हों।
कह रहा है रेखाओं में कुछ फैलाव अवश्य संभावी है, अन्यथा एम्पियर का नियम भंग होता है। यह बात क्षेत्र रेखाओं के लिए भी लागू होता है। यह बात वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए भी लागू होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी फैली हुई होती हैं। यह देखें, जैसा कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए था, तो ये इधर फैली हुई है, सीधी नहीं हो सकती कि एकदम पैरेलल हो जाए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 5.4 उदाहरण। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।